अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अख्तर और आज केमिस्ट्री के और टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट डेट व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि जनाब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर एक एटम के शेल में और इसके सब शेल में हम किस तरह अरेंज करेंगे। यानी हमारे पास अगर एक एटम है, उसमें शेल है और इसमें सब शेल है, तो हमें अगर एक कहा जाए कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है तो हम इसमें किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि आपने इन इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी किस तरह इसको अरेंज करना है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन around the nucleus in the shell and the subshell is called electronic configuration। अच्छा, अब हम इसकी तरफ आते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं उसमें थ्री मेन रूल है, यानी तीन अहम, इसमें तीन मेन स्टेप है या थ्री मेन रूल है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यानी इन तीन रूल को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन को सबशेल में पुट कर सकते हैं, वहाँ पर इसको डाल सकते हैं। तो वो तीन रूल क्या है उसको हम तफसील के साथ आज बयान करेंगे। वो तीन रूल कौन कौन से हैं। उसका जो पहला रूल है वो है अब्बा प्रिंसिपल। पहले रूल का क्या नाम है? उसका नाम है अब्बा प्रिंसिपल। पहले रूल का नाम है अब्बा प्रिंसिपल। इसको हम तफसील के साथ बयान करेंगे कि अब्बा प्रिंसिपल क्या चीज़ है। दूसरा हमारे पास है पॉलीज एक्सक्लूजन। दूसरा हमारे पास क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसी तरह हमारे पास तीसरा क्या है? तो हमारे पास है हंड रूल प्रिंसिपल या हंड रूल। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है हंड रूल। यानी इन तीन रूल्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को शेल के अंदर जो सब शेल है वहाँ पर आसानी से डाल सकते हैं, वहाँ पर आसानी से अरेंज कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हम इन तीनों स्टेपों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। जब हम इन तीन शेलों को, इन तीन स्टेप को डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को फिर अरेंज कर सकेंगे। तो आते हैं पहली, जो हमारे पास पहली रूल है वो कौन सी है? वो है अब्बा प्रिंसिपल। वो है अब्बा प्रिंसिपल। तो अब्बा प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं कि अब्बा प्रिंसिपल क्या चीज़ है। ठीक है जनाब, कि अब अब्बा प्रिंसिपल क्या चीज़ है। तो अगर आप लफ्ज़ अब्बा को देखें, अब्बा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी साइंसदान का नाम है, लेकिन हकीकत में अब्बा किसी भी साइंसदान का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जर्मन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये एक जर्मन वर्ड है। जर्मन जुबान का, एक जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है। और इसके क्या मानी है? इसके मानी है कंस्ट्रक्शन। इसके क्या मानी है? इसके मानी है कंस्ट्रक्शन, यानी तामीर। कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग। अब किसके मानी है? ये अब्बा के मानी है। अब किसने इस रूल को पेश किया है? किसने इसको प्रेजेंट किया है? तो ये दो, हमारे पास दो साइंसदान थे, दो साइंटिस्ट है। एक का नाम था बोहर, एक साइंटिस्ट का नाम था बोहर और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था पॉली। इन दो साइंसदानों ने मिलकर अब्बा प्रिंसिपल को पेश किया है। एक कौन था? एक बोहर था और दूसरा था पोली। इन दोनों ने मिलकर अब्बा प्रिंसिपल को प्रपोज किया है। अब हमें ये अब्बा प्रिंसिपल क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, यानी ये हमें क्या बात बताता है, ये हमें क्या बात समझाता है अब्बा प्रिंसिपल। तो अब्बा प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो हमारे पास सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस चीज़ के बेस पर होंगे? तो वो उनकी एनर्जी के बेस पर होंगे। वो किसकी बेस पर होंगे? वो उसकी एनर्जी के बेस पर होंगे। यानी हमारे पास जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल है, उसके अंदर जो सब शेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह हम डालेंगे? तो उसको एनर्जी के बेस पर डालेंगे, यानी जिसकी एनर्जी सबसे क्या होगी? सबसे कम होगी,
पहला इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाएगा उस सब शेल में, फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके बाद वहाँ पर जाएगा। तो ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें अब्बा प्रिंसिपल कहता है। तो अब्बा प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द फिलिंग और द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल विल टेक प्लेस इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग देयर एनर्जी। यानी ये किस बेस पर होंगे? इट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड on the increasing energy, on the increasing energy, on the increasing energy। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है कि इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो किस तरह, और हमें कैसे मालूम होगा कि एक शेल की एनर्जी ज़्यादा है या कम है। तो इस बात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी ये प्रिंसिपल हमें क्या करता है कि कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस शेल में जाएंगे? द इलेक्ट्रॉन first occupy, the electron will first occupy the lower energy orbit, the lower energy orbit। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सब शेल में जाएंगे? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी या जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, तो उस ऑर्बिटल या उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद जिस सब शेल या जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसके बाद उसमें जाएंगे। और इसके साथ साथ ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेस पर होगा। ठीक है। अब हम किस तरह मालूम करेंगे कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है या कम है? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, और उस रूल का नाम है n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल। ये हमारे पास एक और रूल है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है n प्लस एल रूल। इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी शेल की, किसी भी ऑर्बिटल की, किसी भी सब शेल की एनर्जी को, कि वो एनर्जी ज़्यादा है या कम है। अगर हम पहले शेल की बात करें, उसकी हम एनर्जी को मालूम करना चाहते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू कम आ गई तो इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है। अगर उसकी ये n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। अब इसको समझते हैं कि n प्लस एल का क्या मतलब है। n हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो कर रहा है। हमने तफसील के साथ बयान किया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। इट टेल्स अबाउट द शेल्स, यानी एल हमें शेल के बारे में बता रहा है। इसके बाद जो हमारे पास एल है वो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है। किस चीज़ के बारे में? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का क्या मतलब है कि ये हमें सब शेल के बारे में बता रहा है। तो मिसाल के तौर पर हम पहले शेल की बात करते हैं। हम मालूम करते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल, एनर्जी फॉर द फर्स्ट शेल, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। अगर हम पहले शेल की एनर्जी की बात करें तो इसके लिए n प्लस एल वैल्यू क्या होगी? तो पहले शेल में n की वैल्यू हमारे पास है 1। हमारे पास क्या है? n की वैल्यू वो 1 है। प्लस l की वैल्यू क्या है? 0 है। हमने तफसील के साथ बयान किया है कि इसकी वैल्यू 0 है। तो 1 प्लस 0, तो इससे क्या आ जाएगा? इससे वैल्यू आ जाएगी 1। चलो इसको देखते हैं। अब हमारे पास जो एनर्जी ऑफ सेकंड शेल है, अगर हम सेकंड शेल की बात करें, सेकंड शेल, तो सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस l की वैल्यू हमारे पास है 1, जो हम n-1 से मालूम करते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? क्या हो जाएगी? वो हमारे पास हो जाएगी 3, क्योंकि 2 प्लस 1 से 3 आता है। इसी तरह अगर हम एनर्जी ऑफ थर्ड शेल मालूम करें, थर्ड शेल के लिए हम एनर्जी मालूम करें, तो थर्ड शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू है 3। n की वैल्यू क्या है? वो है 3 प्लस l की वैल्यू हमारे पास है 2। तो इससे क्या आ जाएगी? इससे जनाब आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी? इससे आ जाएगी 5। अब अगर आप इस वैल्यू को देखें, ये हमारे पास पहले शेल के लिए, ये हमारे पास दूसरे शेल के लिए, उसके बाद हमारे पास तीसरे शेल के लिए ये एनर्जी आ गई। ये क्या है? ये इसकी एनर्जी है। ठीक है। तो n प्लस एल रूल हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है
कि जिस शेल की एनर्जी सबसे कम है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ पर जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल में जाएगा। ठीक है जनाब। इसके बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यानी पहला शेल भर जाए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो वो फिर कहाँ पर जाएगा? वो फिर दूसरे शेल में जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे शेल में जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पहले किस सब शेल में जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पहले एस सब शेल में जाएंगे। किस सब शेल में? एस सब शेल में। जब एस सब शेल भर जाए तो इसके बाद किस में जाएंगे? पी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे और फिर इस तरह एफ में जाएंगे। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें एन प्लस एल रूल बताता है। और एन प्लस एल रूल क्या है? ये असल में अब्बा प्रिंसिपल ही है। यानी ये हमें कौन बताता है? अब्बा प्रिंसिपल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिस ऑर्बिटल की क्या? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम हो। यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम हो तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां पर जाएंगे। यानी अगर हम इसकी बात करें पहले सबशील की, तो इसमें जो ऑर्बिटल है वो क्या है? उसमें एक ही ऑर्बिटल है। दूसरे में कितने ऑर्बिटल है? इसमें हमारे पास 4 ऑर्बिटल है। ठीक है। इसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल है। यानी एक एस का है और पहले एस ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर पी ऑर्बिटल में और फिर डी ऑर्बिटल में। यानी अगर हम इसकी कंक्लूजन को देखें तो हमें अब प्रिंसिपल से ये मालूम होता है कि हमारे पास जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल के पहले सबशेल जो कि एस सबशेल है उसमें जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? वो 1s में जाएंगे। 1s का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि पहला शेल और s का मतलब कि वो एस सबशेल है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे। ठीक है। इसके बाद वो दूसरे शेल में जाएंगे। जब 1s खत्म हो जाए तो वो कहाँ पर जाएंगे? वो दूसरे शेल में जाएंगे। वो दूसरे शेल के किस ऑर्बिटल में जाएंगे? तो दूसरे शेल के bs ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि तो दूसरे शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल है? दूसरे शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल है? हमारे पास 4 ऑर्बिटल है। एक जो है एस है और हमारे पास 3 किस चीज के है? 3 ऑर्बिटल हमारे पास पी के है। तो पहले वो एस में जाएंगे पहले शेल के, फिर दूसरे शेल के एस में जाएंगे और फिर इस दूसरे शेल के पी में जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह ये जाते जाते क्या ये फिल होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर जाएंगे? उस एनर्जी लेवल में जाएंगे जिसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है, और इससे आगे तरतीब के साथ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ? ये तो हमारे पास हुआ अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा प्रिंसिपल से हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? उस सबशेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ, जो कि हमारे पास है पॉलीज एक्सक्लूजन। पॉलीज एक्सक्लूजन इसको किसने पेश किया था? बिल्कुल जी, इसको जैसा कि नाम से जाहिर है, इसको वोल्फगैंग पॉली एक साइंटिस्ट था, उसने इसको पेश किया था। क्या नाम था उसका? नाम था पॉली वोल्फगैंग पॉली। उसने इस एक्सक्लूजन को कंडक्ट किया था। उसने ये कहा था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन अब अच्छा, तो पॉली एक्सक्लूजन से मैं आपको कुछ इसके मुताबिक आइडिया देता हूँ। हमने जो क्वांटम नंबर का टॉपिक किया था, तो वहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर में मैंने आपको एक बात कही थी, और वो ये थी कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और हमने वहाँ पर यह बात कही थी कि 2 ऑर्बिटल की जो स्पिन होगी, अगर वो एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको पैरेलल स्पिन कहेंगे, और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन हो तो उसको एंटी पैरेलल कहेंगे। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको ये बात नहीं कही थी, और अब मैं उस बात को कहने जा रहा हूँ कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कभी भी सेम नहीं होगी। कभी भी स्पिन सेम नहीं होगी। मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूँ कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। वो हमेशा हमेशा एंटी पैरेलल होगा, वो कभी भी पैरेलल नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों क्लॉकवाइज है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकते। ठीक है। तो एक्चुअली पॉलीज एक्सक्लूजन हमें क्या बताता है? पॉलीज एक्सक्लूजन हमें ये बताता है कि नो टू
इलेक्ट्रॉन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर। क्या बताता है हमें? हमें ये बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर है, यानी जो चारों क्वांटम नंबर है, वो कभी भी सेम नहीं होगी। जी जनाब, हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े। कौन कौन से? हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा, हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा, हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा और हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन हमें यह बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आते। इसके लिए जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, यानी NLMS, इसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। ये 4 वैल्यूज के लिए कभी भी एक जैसे नहीं आएंगे। सपोज अगर इसके लिए NLM की वैल्यू सेम आ गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। 2 की वैल्यू सेम आ गई, कोई बात नहीं। 3 की वैल्यू सेम आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन चारों की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। क्यों? चलो हम पहले शिल की बात करते हैं। पहले शिल के लिए n की वैल्यू क्या है? वो है 1। ठीक है, वो वैल्यू क्या है? वो है 1। इसमें सब शिल की वैल्यू क्या है? वो है 0। और उसमें m की वैल्यू क्या है, यानी ऑर्बिटल कितने हैं? वो भी 0। लेकिन अगर हम इसके स्पिन की बात करें, इसके स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, तो वो ज़रूर क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। यानी ये हमारे पास में क्या है? चलो हमने इसको 2s लिया, यानी ये दूसरा शेल है और इसके हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में। तो इसके लिए अगर n की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 आ गई, M की वैल्यू भी 0 आ गई, लेकिन इसके लिए S की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, इसकी वैल्यू, इसकी भी n की वैल्यू 1 है, इसकी भी L की वैल्यू 1 है। ठीक है, L की वैल्यू इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। M की वैल्यू इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर वो कभी भी सेम नहीं होगा। यानी अगर आप देखें तो ये एक क्या है? ये क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। यानी एक की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/2 है और दूसरे की वैल्यू क्या है? वो हमारे पास +1/2 है। और ये हमने कहा कि ये कभी भी सेम नहीं होगी, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होगी? एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो एक्चुअली पॉलीज एक्सक्लूजन ने हमें क्या बताया? उसने हमें ये बताया कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन 4 कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये हमें किसने बताया? ये हमें पॉलीज एक्सक्लूजन ने बताया। अब हमारे पास जो तीसरा रूल है वो क्या है? वो हमारे पास है हर्ट्ज रूल। तीसरा रूल हमारे पास क्या है? वो है हर्ट्ज रूल। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसने इसको प्रपोज किया है। जी बिल्कुल, एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट का, उसका नाम था एच हर्ट्ज। इस साइंटिस्ट ने हर्ट्ज रूल को पेश किया है। और ये हर्ट्ज रूल अब हमें क्या बताता है? हर्ट्ज रूल भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। वो क्या है? वो हमें ये कह रहा है, अगर आपके पास ए से ऑर्बिटल है, अगर आपके पास ए से ऑर्बिटल है, अगर आपके पास ए से ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या है? अगर आपके पास ए से ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, जिनकी एनर्जी क्या है? अगर इनकी एनर्जी सेम है, अगर आपके पास ए से ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या है? जिनकी एनर्जी सेम है, तो इस सूरत में क्या होगा? और इनको क्या कहा जाता है? वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, इन ऑर्बिटल को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो? जिनकी एनर्जी सेम हो, इसको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो हर्ट्ज रूल हमें क्या बताता है? हर्ट्ज रूल हमें ये बताता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हो और उसमें आपको
मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हो, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल हो और उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप उन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में प्लेस करेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में प्लेस करेंगे, और उसकी जो स्पिन होगी वो सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं होगी। चलो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। चलो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक एटम है और वो है कार्बन एटम। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कार्बन एटम है। कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, जी बिल्कुल, पहला जो सबशेल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल है, यानी इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये हमने पहले ऑर्बिटल की बात की। इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा ऑर्बिटल है, वो भी एस ऑर्बिटल है, वो भी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जबकि हमारे पास जो तीसरा, अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें, चलो हम यहाँ पर कार्बन का जो एटम है उसको ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6, वो है 6। पहले जो हमारे पास शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसमें कितने सब शेल है, इसमें हमारे पास अगर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है इसमें, और इस दूसरे इसमें कितने ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल है और 3 हमारे पास पी ऑर्बिटल है, 3 पी ऑर्बिटल है। यानी ये हमने पहले शेल की बात की, पहले सब शेल की बात की, और वो कहाँ पर था, वो पहले शेल में था। अब ये हमारे पास जो दूसरा है ये भी एस सब शेल है और ये दूसरे शेल में मौजूद है। अब जो 3 हमारे पास क्या है, तीन तीन ऑर्बिटल हमारे पास बचते हैं, कहाँ पर, हमारे पास 3 ऑर्बिटल बचते हैं दूसरे शेल में। यानी इस दूसरे शेल में हमने एक ऑर्बिटल को ये लिया और ये 3 ऑर्बिटल हमारे पास ये बच गए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। जबकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर प्लेस किए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर प्लेस किए, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अगर हम कहें कि बस इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ड्रा करो और ये दोनों खाली छोड़ो, तो किस तरह होगा, जी जनाब ये गलत होगा, ये इस तरह नहीं होगा। यानी हम इसमें इस तरह नहीं कर सकते कि इन तीन ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह ड्रा करें और ये 2 जगह खाली छोड़े, इस तरह हम नहीं कर सकते। इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल के अंदर और दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल के अंदर रख देंगे और इसकी स्पिन क्या होगी, वो सेम होगी, इसकी स्पिन सेम होगी। इधर इस तरह हो या इस तरह हो कि इसकी जो स्पिन है वो नीचे की तरह हो, लेकिन ये स्पिन हमेशा क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें हंड रूल बताता है that if you have the degenerate orbital and more than one electron are to be placed in them, so they should be placed in the separate orbital with the same spin। ये हमें कौन बताता है, ये हमें हंड रूल बताता है। हंड रूल हमें क्या बताता है कि अगर आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल दिए गए हैं तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं, आपके पास जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको आप अलग अलग ऑर्बिटल में रखेंगे और उनकी स्पिन क्या होगी, उनकी स्पिन हमारे पास सेम होगी। चलो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 7, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का जो एटम है वो तकरीबन इस तरह है।
ये इसका पहला शेल है, इसका क्या है, ये हमारे पास पहला शेल है। इसके अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर कितने, तो दूसरे शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पहले शेल में एक सब शेल है, एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस दूसरे शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, इसके अंदर हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, एक s है, एक s है, और 3 हमारे पास क्या है, ये p है, 3p है। तो अब अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल में रखेंगे तो किस तरह रखेंगे, चलो जनाब, पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन वो तो पहले शेल के ऑर्बिटल में चले जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये तो ठीक हुआ, यहाँ पर आ गए, 2 तो गए, 7 में से 2 गए। अब जो हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, यानी वो भी s है, पहले 1s आता है, इसके बाद 2s, यानी दूसरे शेल का जो s है उसमें अब हम पुट करेंगे, उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 तो गई भाई। अब हमारे पास 3 बच जाते हैं, कितने, अब हमारे पास 3 बच जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जबकि हमारे पास कितने सब शेल बच गए, ये सब शेल भी गया, सॉरी ये ऑर्बिटल भी गया, ये ऑर्बिटल भी गया। जबकि हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल अभी बाकी है, ये 3 ऑर्बिटल बाकी है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 7 में से 4 गए, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल बच गए और 3 इलेक्ट्रॉन भी बच गए। तो अब इनमें हम, अच्छा, तो अब इनके अंदर हम ये इलेक्ट्रॉन किस तरह पुट करेंगे, किस तरह ये इन इलेक्ट्रॉन को हम इसके अंदर रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आप कहे कि ये, चलो मैं दोबारा इसको इस तरह बनाता हूँ, इसको, अगर आप कहे कि मैं इस तरह बनाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, चलो, दूसरा आप कह दे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह, एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह, और एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह, तो क्या होगा जनाब, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों गलत होंगे। इस केस में जब आपके पास यहाँ पर भी 3 ऑर्बिटल बाकी है और आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन भी बाकी है, तो आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को रख लेंगे और उनकी स्पिन हमेशा सेम होगी, इधर अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, लेकिन इसकी स्पिन हमेशा सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं होगी। तो हमें ये कौन बताता है, ये हमें हर्ट्ज रूल बताता है। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने 3 रूल की मदद से, यानी कि अब्बा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्लूजन और हर्ट्ज रूल, इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब आसानी से कर सकते हैं। यानी हमें क्या मालूम होगा कि जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएंगे, हमारे पास जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले शेल में जाएंगे और पहले शेल के सब शेल यानी एस में जाएंगे। ये हमें किसने बताया, ये हमें अब्बा प्रिंसिपल ने बताया। फिर हमें क्या कहा कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे शेल के एस, दूसरे शेल के एस सब शेल में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के पी सब शेल में जाएंगे, और ऐसे होते हुए हम सब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हमें किसने बताया, इन रूल्स की मदद से हम आसानी से जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। और हमें फिर मालूम है कि एस सब शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं, डी में, ये हमें सब मालूम है। तो उसकी मदद से हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसका अंदाज़ा हो चुका होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहते हैं और हम किस तरह एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे यानी तारिक अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।